आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के फोर्स के बारे में। जब आप 8वीं से 9वीं में जाते हो तो पहला चैप्टर फिजिक्स का मिलता है फोर्स। इसमें ये आपकी शुरुआत होती है फिजिक्स को सीखने की, फिजिक्स को पढ़ने की शुरुआत होती है फोर्स से ही। सबसे पहले आप चैप्टर में पढ़ेंगे क्या कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करने पर क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो आप देखेंगे, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा आप इनर्शिया, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हल्का सा सीन देखते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इस तरीके से आपका कुछ चैप्टर होता है क्लास 9th का फोर्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स होता क्या है। तो अगर बुकिश नॉलेज की बात करी जाए तो फोर्स को बेसिकली पुश, किसी चीज़ को पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये किताबी परिभाषा है कि किसी चीज़ को पुश करना या किसी चीज़ को पुल करना या किसी चीज़ को धक्का देना, ये फोर्स कहलाता है। आप भी कहोगे ये भी ठीक है, लेकिन किताबी के अलावा कुछ फील वाली परिभाषा, जैसे कि ये कि आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो, वहाँ पे फोर्स लगेगा। किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हो, जैसे ये कोई बॉक्स है, इधर से आप धक्का दे रहे हो तो इधर फोर्स लगा, ठीक। किसी चीज़ को आप मान लीजिए ही बॉक्स है, आप अपनी तरफ खींच रहे हो तो फोर्स इधर लगा, ठीक। जैसे आप दरवाजे को खोलते हो तो धक्का देते हो, दरवाजे को बंद करना होता है तो धक्का देते हो, खोलना होता है तो खींचते हो। आप ईंट को जब छोटे आप होते थे तो इसी प्रकार ईंट को खींचते थे, ईंट को धक्का देते थे। तो ये चीज़ से फोर्स है, ठीक। अब फोर्स तो यही है। उसके बाद फोर्स अप्लाई पर करने पर क्या क्या चीज़ें होंगी, दूसरा हमारा क्वेश्चन है। तो फोर्स अप्लाई करने पर देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई ईंट लिया, उस पर दूसरे ईंट से प्रहार कर दिया। ये ईंट लिया, ईंट, और इस पर दूसरे ईंट से आपने प्रहार कर दिया, मार दिया इस पर, तो क्या होगा कि ईंट फूट जाएगा। तो आपने फोर्स लगाया इस पर तो इसका शेप क्या हो गया, बदल गया शेप। आप बलून लिए हैं, बलून, आप इसको दबाइएगा, दबाइएगा मतलब पुश कीजिएगा। पुश क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। तो फोर्स को लगाएंगे तो फूट जाएगा, तो इसके शेप में परिवर्तन हो गया, ठीक। कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो उस पर कुछ न कुछ बदलाव तो होगा ही होगा, कुछ न कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे हो सके टूट जाए, टूट के उसका स्ट्रक्चर बदल जाए, हो सके तो अपना से अगर टूटे स्ट्रक्चर बदल दे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक। इसके बाद बात की जाए तो फोर्स के प्रकार कितने होते हैं, ठीक। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो फोर्स के कई प्रकार मिलेंगे। जैसे अभी आप में क्या पढ़ना है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बाद में जाएंगे तो ये कुछ आपको कंजर्वेटिव फोर्स देखने को मिलेंगे, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखने मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे की क्लासेस में जाओगे, आपको अलग अलग देयर आर different type of different types of classification of forces, ठीक। अब
अलग अलग प्रकार देखोगे कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने घर्षण बल के बारे में नाम सुना होगा, आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में नाम सुना होगा, जो कि 9th में एक चैप्टर भी है। आपने इसके अलावा विद्युत बल के बारे में आपने नाम सुना होगा, चुंबकीय बल के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो जैसे जैसे आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग प्रकार के बल देखने को मिलेंगे। ठीक, बेसिकली आपके इस चैप्टर में बताया गया है कि कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स पहला, और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जैसे आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, ये यहाँ पर क्या रगड़न है, तो जो रगड़न के बीच जो फोर्स लग रहा है इसी को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे ये आपने कोई मास रखा है, ये कोई मास रखा, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा ही होगा, ये 8वीं में अथवा 9वीं में आप पढ़ेंगे भी कि जब आप दो इस तरीके से पॉइंट चार्जेस मास को रखते हो तो इनके बीच किस प्रकार से अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम G(m1 m2) बाई इन दोनों के बीच की दूरी को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि कितने प्रकार के फोर्सेस आपके कोर्स में बताया गया है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, इसके आगे बात करी जाए तो आपने 3 बातें देख ली, फोर्स क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने पर क्या क्या चीज़ होता है, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आपने 3 बातें देख ली। अब क्या देखना है, इनर्शिया। ठीक, इनर्शिया के लिए देखते हैं क्या होता है इनर्शिया। तो अभी इनर्शिया आपको समझना तो कठिन नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी 9th में आए हैं, लेकिन कोई नहीं। इनर्शिया देखिए, इनर्शिया क्या होती है। तो इनर्शिया एंड मास, मास तो आपने सुना ही होगा। तो इनर्शिया और मास एक दोनों के इक्विवेलेंस होते हैं। ठीक, जैसे इनर्शिया भी उस ऑब्जेक्ट का गुण है, ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटी है, और मास भी उसी चीज़ की ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए कि आप पहले तो ये देखिए कि इनर्शिया होती क्या है। तो इनर्शिया इज बेसिकली जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उसको आप हिलाए डुलाए ना। जैसे ये बॉक्स है, जब तक आप इसको इधर से ठेलेंगे नहीं या इधर खींचेंगे नहीं तब तक इस पर कोई प्रभाव उत्पन्न होगा नहीं, अर्थात ये यहाँ से हिलेगी नहीं। तो इसी की क्या कहलाएगी, वो इनर्शिया। उसकी द्रव्यमान तो ठीक है, उसका द्रव्यमान है ठीक है, लेकिन इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया उसको यहाँ से मतलब इनर्शिया की परिभाषा ही यही है कि जब तक आप किसी भी वस्तु का वह गुण जो जिसके कारण वह स्थिर बनी रहती है अथवा गतिमान बनी रहती है जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल न लगाते हैं, इसी को इनर्शिया कहते हैं। ठीक, और मास तो आप जानते ही हो कि कोई भी वस्तु जो m होता है, किसी भी वस्तु को m से दर्शाते हैं कि उसका मास होता है। जैसे अगर कोई वस्तु ज़्यादा भारी है तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, अगर कोई वस्तु बहुत हल्की है तो उसका द्रव्यमान कम होगा। अच्छा, हल्की और भारी का मतलब क्या है, जैसे कोई वस्तु ये है इस पर भी ग्रेविटी सेम लगेगी, कोई वस्तु ये है इस पर भी ग्रेविटी सेम लगेगी, तो दोनों का वेट W1 W2 ज़्यादा होगा W1 से। ठीक, W2 क्या होगा, ज़्यादा होगा W1 से। तो W1 ज़्यादा क्यों है, दोनों पे G का मान तो सेम था, दोनों पे G का मान सेम था, लेकिन W2 ज़्यादा कैसे हुआ, क्योंकि इसका मास ज़्यादा था। m2 इज ग्रेटर देन m1। इस तरीके से आप मास और वेट में अंतर पता करते हो। ठीक,
तो कहने का मेरा मतलब यही है कि इनर्शिया किस उस वस्तु के वह गुण होता है जिसके कारण वह तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई आप बल न लगाते हो, अर्थात तब तक गतिमान रहती है जब तक आप उस पर कोई बल न लगाते हो। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, उसका अस्थायी गुण होता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसके अंदर इनर्शिया भी उतनी अधिक होगी। जैसे 2 केजी का कोई वस्तु है, कोई 5 केजी का वस्तु है, कोई पूछ दे इनर्शिया किस में ज़्यादा है, तो बेसिक सी बात है कि 5 केजी वाले में इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक, इसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या, इसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ते ही आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के बारे में देखते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन। पहले के द्वारा इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया को डिफाइन करता है। जैसे पहले नियम के अनुसार कि कोई भी वस्तु तब तक गतिमान होगी अथवा तब तक स्थिर होगी जब तक हम उस पर कोई बल न लगाएं। जैसे ये आपकी मान लीजिए कोई वैन है, ये चक्कर के लगे हैं उसके, ये तब तक जाएगी इधर जब तक आप इस पर ब्रेक ना लगाते हो। ठीक, जब तक आप इस पर ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक जाएगी, अर्थात गतिमान होगी। ठीक, अगर ये रुकी है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक आप इसको धक्का नहीं दोगे। तो न्यूटन साहब ने यही बताया था कि जब भी आप कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। मान लीजिए कि पंखा ही चल रहा है आपका, वो तब तक चलेगा जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे। स्विच ऑफ करेंगे तो वहाँ पर जो बल जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो नहीं जाएगा, जिसके कारण पंखा बंद हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हमने वैन की एग्जांपल दिया कि वो गतिमान है जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तब तक, जब भी ब्रेक लगा दिए रुक जाएगी। उसके बाद रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक आप चालू नहीं, जैसे आपकी बाइक है रुकी रहती है, आप किक मारते हो चालू